हेलो एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर अर्चना पांडे फ्रॉम गवर्नमेंट एमएमआर पीजी कॉलेज चांपा से हूँ। मैं आज आप लोग को बीएससी सेकेंड जूलॉजी में पेपर सेकंड का यूनिट थर्ड में चैप्टर भी थर्ड और उसमें भी पार्ट 2 का म्यूटेशन जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ाऊंगी। तो म्यूटेशन के बारे में आप लोग ने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो म्यूटेशन जो टर्म है वो ग्रीक भाषा के ग्रीक वर्ड म्यूटेयर से लिया गया है। इट मीन्स टू चेंज। तो म्यूटेयर का मतलब होता है परिवर्तन होना। इसी के आधार पे म्यूटेशन की डेफिनेशन बनी है कि जीवों में होने वाले अकस्मात और आनुवंशिक परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो सकते हैं वो म्यूटेशन कहलाते हैं। तो हम डिफाइन कर सकते हैं सच एज सडन चेंजेस in an organism which are inheritable। तो ऐसे परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच सकते हैं उन्हीं को म्यूटेशन कहा है। तो म्यूटेशन के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय में खोज की, जिसके बारे में हम बताते हैं। शुरू में डिस्कवरी ऑफ म्यूटेशन में बताते हैं। शुरुआत में वैज्ञानिक लोग म्यूटेशन शब्द का ने उपयोग नहीं किए थे। बस उन्होंने क्या इससे संबंधित कुछ लक्षणों को देखा, जैसे कि इन 1791 सेड राइट इन्होंने ही भेड़ों के एक समूह को देखा जिसमें बहुत सारी भेड़ें चली आ रही थी। तो उसमें कुछ लैम्ब यानी बेबी ऑफ शीप, इसमें एक आध पैर क्या हुए, एक पैर छोटे पाए गए। उसी के आधार पे उसको देखकर ही उनको इनके मन में कुछ विचार आया, लेकिन उसके लिए कोई प्रॉपर शब्द नहीं दे पाए सेट राइट। फिर इन 1901 एक बॉटनिस्ट है ह्यूगो डीब्रिज, इन्होंने इनोथीरो लैमार्कियाना इनोथीरो लैमार्कियाना एक पौधा है। इस पर पहली बार इन्हें खोज करते हुए इस शब्द का प्रयोग किया, म्यूटेशन टर्म का यूज किया। किन्होंने? ह्यूगो डीब्रिज ने। तो इन्हीं के द्वारा दिए गए सिद्धांत पर म्यूटेशन थ्योरी क्या है आधारित है। फिर इन्होंने तो क्या पौधों पे पहले ने डिस्कवरी की। फिर इन 1910 टी.एच. मॉर्गन उन्होंने म्यूटेशन के बारे में ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में म्यूटेशन के बारे में बहुत विस्तृत रूप से अध्ययन किया।
लगभग इन्हें ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर में 500 से अधिक प्रकार के म्यूटेशंस पाए गए। तो ये हो गया आपका डिस्कवरी ऑफ म्यूटेशन के बारे में कुछ वैज्ञानिकों ने जो अपने मत दिए, अपना जो नाम दिया। अब क्या है, हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ म्यूटेशन या म्यूटेशन थ्योरी बाय ह्यूगो डीब्रिज। ह्यूगो डीब्रिज ने ही सबसे पहले म्यूटेशन थ्योरी के आधार पे इवोल्यूशन का सिद्धांत दिया। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी इसी पे बेस्ड है। तो इसमें कुछ फैक्ट्स दिए, जिसमें उन्होंने बताया जैसे कि पहला यह है कि प्रकृति में जो म्यूटेशन है वो सदैव होते रहता है, यानी म्यूटेशन टेक्स प्रकृति में जो म्यूटेशन है वो सदैव होते रहते हैं। फिर म्यूटेशंस आर इनहेरिटेबल, जो म्यूटेशन होते हैं वो क्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। फिर नेक्स्ट है म्यूटेशंस आर सडन एंड परसिस्ट, मीन्स जो म्यूटेशन है वो अचानक होते हैं और परसिस्ट इन्हें दीर्घ समय तक रहते हैं। इसके अलावा म्यूटेशंस आर अनसर्टेन, इसका मतलब होता है कि म्यूटेशंस है जो वो अनिश्चित होते हैं। ये लाभदायक भी हो सकते हैं और हानिकारक भी हो सकते हैं, यानी इनका प्रभाव फायदेमंद भी हो सकता है या एनिमल को क्या होता है, नुकसान भी पहुंचा सकता है। म्यूटेशन के कारण क्या होता है, न्यू स्पीसीज एराइजेस। म्यूटेशन के कारण क्या है, नई जातियों की उत्पत्ति होती है। तो नई जाति की उत्पत्ति किससे होती है, अपनी पैतृक जाति से ही मिलती जुलती नई जाति की उत्पत्ति होती है इसके द्वारा, म्यूटेशन के कारण। इसके अलावा म्यूटेशन पर नेचुरल सिलेक्शन का भी प्रभाव पड़ता है। तो ये कुछ जो सिद्धांत थे वो ह्यूगो डीब्रिज ने दिया था। अब इसका क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूटेशन, तो इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूटेशन है, जो म्यूटेशन का महत्व काहे के लिए है, ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए इसका महत्व मेन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ने जैव विकास के लिए, तो सबसे मेन यही है कि म्यूटेशन का महत्व है जो जीवों के विकास के लिए है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशंस को अलग अलग बेसिस पे कई प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें
तो हम लोग पढ़ेंगे अब टाइप्स ऑफ म्यूटेशन के बारे में। तो अलग अलग बेसिस पे म्यूटेशन के कई प्रकार बताए गए हैं, जिसमें पहला है आपका टाइप्स ऑफ म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। कोशिकाओं के आधार पे क्या है म्यूटेशन के प्रकार। तो आप सभी को मालूम है कि हमारे बॉडी में दो तरह की सेल्स पाई जाती है। कुछ सेल्स होती है जो रिप्रोडक्टिव सेल्स कहलाती है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पाई जाती है, और कुछ सेल्स होती है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए आवश्यक होती है, उनको क्या कहते हैं सोमेटिक सेल्स कहते हैं। उसी आधार पे यहाँ म्यूटेशन दो प्रकार का बताया गया है। पहला है जर्मिनल म्यूटेशन और दूसरा है सोमेटिक म्यूटेशन। तो जर्मिनल म्यूटेशन नाम से स्पष्ट है, जर्मिनल है ना, तो जर्मिनेटिव सेल्स यानी ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इस प्रकार का म्यूटेशन है जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पाया जाता है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से हैं? टेस्टिस और ओवरी, वृषण और अंडाशय। तो यहाँ पर जर्मिनल म्यूटेशन पाया जाता है। तो ये जर्मिनल म्यूटेशन है, ये भी दो प्रकार का होता है, गैमेटिक म्यूटेशन और दूसरा होता है जाइगोटिक। गैमेटिक म्यूटेशन, तो ये गैमेटिक म्यूटेशन है जो ये गैमेटोजेनेसिस के दौरान पाया जाता है। यानी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस और ओवरी, इनमें जब गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, जिससे टेस्टिस में क्या होगा स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवरी में oogenesis, इस क्रिया के दौरान यदि जो कोई म्यूटेशन पाया जाएगा, यदि म्यूटेशन होता है तो वो गैमेटिक म्यूटेशन कहलाएगा। और गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट में भी क्या होता है विदलन की क्रिया होती है। यदि उस समय कोई म्यूटेशन पाया जाता है, किसी तरह का म्यूटेशन होता है, तो उसको बोलते हैं जाइगोटिक म्यूटेशन। यानी कि जाइगोट में क्लीवेज के समय यदि म्यूटेशन पाया जाएगा तो उसको बोलेंगे जाइगोटिक म्यूटेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या सोमेटिक म्यूटेशन। सोमेटिक नाम से स्पष्ट है, यदि सोमेटिक सेल्स में पाया जाएगा। इसके पहले और बता दूं मैं कि जर्मिनल म्यूटेशन क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पाया जाता है, इसलिए ये म्यूटेशन क्या है होगा इनहेरिटेबल होगा। यानी ये म्यूटेशन यदि होता है जर्मिनल म्यूटेशन, तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होगा, यानी ये इसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहेगा। दूसरा म्यूटेशन है सोमेटिक म्यूटेशन, ये चूंकि सोमेटिक सेल्स में पाया जाता है। तो सोमेटिक सेल्स क्या होती है हमारी बॉडी जो इनहेरिटेबल नहीं होती है, यानी इसमें यदि सोमेटिक सेल्स में जो म्यूटेशन पाया जाएगा वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होगा। इसका आपका एग्जाम्पल है कैंसर सेल्स। जो कैंसर सेल्स में जो म्यूटेशन के कारण जो कैंसर सेल्स ग्रोथ करती है, ये सोमेटिक म्यूटेशन के कारण ही होता है। और ये क्या होती है अपनी संख्या जैसे बढ़ाती है, लेकिन ये क्या होती है सोमेटिक सेल्स में होने के कारण क्या होती है इनहेरिटेबल नहीं होती है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। अब हम लोग दूसरा टाइप पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस ऑन द बेसिस ऑफ origin। पहला है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और दूसरा है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन नाम से ही स्पष्ट है, स्पॉन्टेनियस यानी स्वतः अपने आप, ऐसा म्यूटेशन जो अपने आप हो,
जो कि इसके लिए कोई वैसे बाहरी एजेंट की आवश्यकता नहीं हो, केमिकल की आवश्यकता ना हो। तो इस प्रकार के म्यूटेशन को क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। लेकिन इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल क्या होते हैं? कुछ एटमॉस्फेरिक इन्हें कारक होते हैं, कहना चाहिए, जैसे कि रेज है या इलेक्ट्रिक करंट्स या टेम्परेचर में चेंजेस के कारण या रेस के कारण या विद्युत प्रभाव के कारण विद्युत धारा के प्रभाव के कारण क्या होता है? यदि कोई म्यूटेशन होता है तो उसको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहेंगे। दूसरा है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इंड्यूस्ड मतलब प्रेरित। ऐसा म्यूटेशन जो जीवों में किसी एजेंट के द्वारा वो उत्प्रेरित कराया जाए। एनिमल में यानी किसी एजेंट के द्वारा यदि हम प्रेरित करा के म्यूटेशन उत्पन्न करते हैं तो उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड म्यूटेशन। तो इसमें कुछ केमिकल्स की आवश्यकता होती है, एजेंट्स की आवश्यकता होती है, उनको हम लोग बोलेंगे म्यूटाजेंस। एजेंट्स क्या कहलाते हैं? म्यूटाजेंस। इंड्यूस्ड म्यूटेशन के द्वारा ड्रोसोफिला में बहुत तरह का म्यूटेशन इन्हें डेवलप किया गया है, उनके बारे में स्टडी की है साइंटिस्ट ने। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड टाइप का म्यूटेशन का। तो टाइप्स ऑफ म्यूटेशन अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो हम आप लोग को मालूम है कि हमारी बॉडी में 2 तरह के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, सभी जीवों में पाए जाते हैं। तो कुछ क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स कहलाते हैं और कुछ क्रोमोसोम्स क्या कहलाते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। तो लगभग सभी जीवों में ऑटोसोम्स की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। लेकिन सेक्स क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? 1 पेयर ही होती है। तो जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग में, मानव में, तो मानव में कितने? 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। 23 जोड़ी में क्या होते हैं? 22 पेयर्स क्या होते हैं? ऑटोसोम्स कहलाते हैं। 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं और 1 जोड़ी क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो ये 22 पेयर्स क्रोमोसोम में, यानी 22 जो पेयर क्रोमोसोम, यानी हर नंबर में क्या होते हैं? 2 क्रोमोसोम्स की संख्या पाई जाती है, चाहे ऑटोसोम्स हो चाहे सेक्स क्रोमोसोम हो। लेकिन इन जो ऑटोसोम्स में है, हर उसमें पेयर में यदि म्यूटेशन के कारण क्या होता है? या तो एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है या अधिकता हो जाती है। तो यदि कमी होती है तो उसको बोलते हैं मोनोसोमी कंडीशन, और यदि एक क्रोमोसोम की अधिकता हो जाती है, यानी 2 की जगह यदि एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं ट्राइसोमी। तो म्यूटेशन के कारण क्या, ये ऑटोसोमल म्यूटेशन या सेक्स क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या ट्राइसोमी या मोनोसोमी के कारण क्या होती है? बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑटोसोमल म्यूटेशन के बारे में। तो ऑटोसोम्स जैसे 22 पेयर बताया मैंने, तो इसमें अलग अलग नंबर के ऑटोसोम में ट्राइसोमी होती है, तो उसके कारण जो बीमारियां होती है तो बताएंगे। जैसे 13 नंबर के ऑटोसोम्स में, 13 नंबर में जो ऑटोसोमल ट्राइसोमी होगी, ट्राइसोमी यानी कि जो 13 नंबर का जो क्रोमोसोम है वहां पर 2 रहते हैं नॉर्मली ऑटोसोम, लेकिन उसमें क्या होगा? म्यूटेशन के कारण क्या होगा? एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा। तो और इसमें ऑटोसोमल, इसको ट्राइसोमी बोलेंगे क्योंकि 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो इसके कारण क्या होती है? बीमारी जो होती है उसको बोलते हैं पटाउ सिंड्रोम। पटाउज सिंड्रोम।
ऐसे ही 18 नंबर के क्रोमोसोम में ये ऑटोसोमल ट्राइसोमी होती है, तो जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। ऐसे ही 21 नंबर के ऑटोसोम में यदि ट्राइसोमी हो जाती है तो जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। तो ये जितने बताया मैंने, ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर के कारण जो डिजीज होती है ये बताया। इनमें से जो वेरियस कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं, इसमें से यदि म्यूटेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो इनमें से कुछ ना कुछ जरूर आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, सेक्स क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो सेक्स क्रोमोसोम आप लोग को मालूम है, तो सेक्स क्रोमोसोमल म्यूटेशन में जैसे आप लोग को मालूम है कि सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं, 2 होते हैं नॉर्मली, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। तो जैसे फीमेल में एक्स एक्स नॉर्मली, जैसे ह्यूमन में फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है सेक्स क्रोमोसोम, और मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। तो इन क्रोमोसोम में क्या होता है, ट्राइसोमी या मोनोसोमी, इनके कारण जो डिजीज होती है वो भी महत्वपूर्ण है, जो आता है एग्जाम में। जैसे एक्स क्रोमोसोम में जो भी डिसऑर्डर होंगे यानी इसके कारण होगा जो डिजीज, तो उसको बोलेंगे एक्स लिंक्ड डिजीज, एक्स क्रोमोसोमल लिंक्ड, एक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिजीज या वाई लिंक्ड क्रोमोसोमल डिजीज। तो जैसे सेक्स क्रोमोसोम में यदि एक क्रोमोसोम की क्या होती है, कमी हो जाती है, तो क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 45। यानी या तो यहाँ सेक्स क्रोमोसोम में हम ऐसे लिख सकते हैं, ये मतलब सेक्स क्रोमोसोम में क्या हो रहा है, एक क्रोमोसोम की कमी हो जा रही है। तो इसके कारण जो डिजीज होती है, यानी ये मोनोसोमिक कंडीशन है, एक सेक्स क्रोमोसोम की कमी मोनोसोमिक कंडीशन है। तो इसके कारण जो डिजीज होती है वो कहलाती है टर्नर्स सिंड्रोम। इसी तरह ये क्या है, आपका मोनोसोमिक कंडीशन के कारण हुआ है ये। और यदि सेक्स क्रोमोसोम में क्या होगा, क्रोमोसोम की अधिकता हो जाएगी, नहीं एक एक्स क्रोमोसोम और अधिक आ जाएगा ये, तो इसके कारण क्रोमोसोम की संख्या कितनी रहेगी, 47। जैसे नॉर्मली 46 होती है तो 47 रहेगी। इसके कारण जो डिजीज होती है वो कहलाती है क्लाइनफिल्टर्स सिंड्रोम। तो ये हो गया म्यूटेशन का, यानी क्रोमोसोम्स के टाइप्स के आधार पे जो प्रकार हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, यानी किसके लेवल, किसके आधार पे, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ म्यूटेशन। मॉलिकुलर यानी मॉलिक्यूल्स पे, हमारे बॉडी में कुछ बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, तो जो म्यूटेशन के लिए इनहेरिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे आपका बायोमॉलिक्यूल होता है क्या, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मालूम है, डीएनए और आरएनए, है ना। तो न्यूक्लिक एसिड भी क्या, किससे बने होते हैं, जीन से बने होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल में यदि जीन्स के लेयर में कोई परिवर्तन होता है तो उसको बोलेंगे मॉलिकुलर बेसिस ऑफ म्यूटेशन। इसमें जो भी इसके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग एक्चुअली में, है ना।
तो म्यूटेशन का अध्ययन किसमें किया जाता है? यदि न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स के ऊपर जीन्स के अणुओं में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ म्यूटेशन। ये 3 प्रकार का होता है, जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन और जीनोमेटिक म्यूटेशन। तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहला आएगा जीन म्यूटेशन। नाम से स्पष्ट है, जीन म्यूटेशन यानी जीन की रासायनिक संरचना में यदि कोई परिवर्तन हो रहा है तो इसके कारण जो म्यूटेशन होगा वो जीन म्यूटेशन कहलाएगा। जीन के केमिकल कंपोजिशन में इसमें यदि चेंज हो रहा है और उसके कारण म्यूटेशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे जीन म्यूटेशन। ये 2 प्रकार का होता है। पहला है बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या? पहला बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन। बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जैसे आप लोग को मालूम है कि जैसे डीएनए है, डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो इसमें क्या पेंटोज शुगर होता है, फास्फोरिक एसिड होता है और नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, है ना। तो नाइट्रोजन बेस में यदि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड क्रम में डीएनए के रेप्लिकेशन के समय यदि किसी गलत क्षार का, गलत बेस का प्रवेश हो जाता है तो क्या होता है? ये बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन ही कहलाता है। जैसे कि हम लोग बताते